अमेरिका में नौकरी और ग्रीन कार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है, जानते हैं HQ इमिग्रेशन कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। बहुत से लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। किस तरह हम एक लीगल तरीके से अमेरिका जाके नौकरी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास ये कोई कदगन भी ना हो कि हमें 2 साल के बाद वापस आना है या 1 साल के बाद, हमारे पास एक लंबा अरसा हो। तो इसके लिए आज मैं आया हूँ HQ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लाहौर में, और मेरे साथ मौजूद हैं हसन अब्बास साहब जो कि HQ इमिग्रेशन के फाउंडर हैं। इनसे हम जानेंगे ये तमाम सूरत-ए-हाल, और आपके जो सवाल हैं वो भी हसन साहब बड़े बेहतर तरीक़े से बता सकते हैं। हसन साहब, वैसे तो हम बाकी चीज़ों पे भी नज़र दौड़ाएंगे कि और कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जब हम अभी कन्वर्सेशन करें तो मेरे जहन में यही चीज़ आ रही थी कि सबसे बेस्ट लीगल तरीका क्यों है। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो हमें स्टूडेंट वीज़ा क्यों ऑफ़र करता है, बाकी चीज़ों से दूर क्यों हमें करता है, उसकी क्या वजह है, और आप कौन सा वीज़ा हमें सजेस्ट करेंगे जो देखने वाले हैं जिसमें वो कमा सकते हैं। द कोर रीज़न इज़ कि कंसल्टेंट के पास उस लेवल का स्किल सेट या नॉलेज सेट नहीं है जो कि क्लाइंट्स को सही तरह गाइड कर सकें। अब उनके पास स्टूडेंट वीज़ा, या तो मोस्टली कंसल्टेंट वो लोग हैं जो खुद स्टूडेंट वीज़े पे कभी यूरोप, UK, कनाडा, USA गए और वापस आके उन्होंने अपनी कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब उनको एक वे आउट पता है और वो उसी को ही आगे गाइडलाइन देते रहते हैं। प्रॉपरली एजुकेटेड या स्किल सेट के साथ कंसल्टिंग, इमिग्रेशन कंसल्टिंग या वीज़ा कंसल्टिंग नहीं हो रही। अच्छा। और ये एक बहुत सस्ता, उनके लिए सस्ता इस सेंस में कि वो अपनी नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करते हैं और स्टूडेंट का एडमिशन किसी भी फॉरेन कंट्री में करवा के उसको वहाँ पे एक आसान तरीका भी हो गया। करेक्ट। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे वीज़ाज़ अपॉर्चुनिटीज़, प्राइमरीली हम चूँकि US वीज़ा कंसल्टिंग फर्म हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं वीज़ा सर्विसेज की। अच्छा, वीज़ा सर्विस की आप जैसे बात कर रहे हैं, एक तो वो मेरे जहन में आ रहा था कि चले एक जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसने तो जाना है, उसने तो पढ़ना है। अक्सर ऐसा होता है यहाँ से बेचारे मास्टर MPhil करके और उसके बाद दोबारा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो अब मिसाल के तौर पे एक स्किल्ड बंदा है और वो ये चाहता है कि मुझे वहाँ जाके मज़ीद पढ़ना ना पड़े, मैं जाऊँ, मेरी नौकरी लगे, एक लमसम जिस तरह की एक छोटी सी नौकरी होती है वो लगे, और मैं वहाँ पर रेजिडेंट ना बन सकूँ, कम से कम मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो ऐसी कोई ऑफ़र है, कोई ऑप्शन है? करेक्ट, ऐसी ऑफ़र है। चूँकि हमारा काम US स्टार्टअप कंपनीज़ का है, हम वी आर IRS ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड एजेंट्स इन पाकिस्तान। You are the only IRS registered, I guess. Is it right? FBR यहाँ पे है, वहाँ की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। IRS वहाँ की फेडरल टैक्स बॉडी है, उसके हम ओनली द फर्स्ट एंड ओनली एक्सेप्टेंस एजेंट हैं। हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स को US में कंपनी फॉर्मेशंस करके देते हैं, उनको टैक्स ID, जिस तरह यहाँ पे NTN है, वहाँ पे फॉरेनर नॉन US रेजिडेंट का ITI है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये टैक्स ID फॉरेन क्लाइंट्स के लिए सबसे बड़ी हेल्प ये है कि वहाँ जाके कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये तो फिर उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा जो फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, वहाँ पे अकाउंट्स हैं, तो वो जो टैक्सेशन और वो सारा प्रोसेस उसमें भी आप हेल्प आउट करते होंगे। करेक्ट, यस। इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को और सॉफ्टवेयर हाउसेस को ये प्रॉब्लम आ रही है कि फिजिकल बैंक अकाउंट ओपनिंग उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और सारे जो उसके SOPs हैं और चीज़ें वो उनको पता नहीं होता। चलिए, हम वीज़ा पे आ रहे हैं। अब हमें बताएं, मिसाल के तौर पे कोई लीगल तरीके से जाना चाह रहा है, वो कौन सी वीज़ा कैटेगरी में फॉल होता है जो वहाँ जाके नौकरी कर सकता है, अपनी कोई अच्छी नॉर्मल सी। आफ्टर सो मैनी इंक्वायरीज पिछले 5-6 सालों में जो हमें आई, उनमें मोस्टली ये थी कि हमने वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट करनी है। हमारे पास विजिट वीज़ा है तो वहाँ जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। अच्छा। या हमें विजिट वीज़ा लेके दें और हम वहाँ जाके जॉब करने के एलिजिबल हों। तो हमने एक्सप्लोर किया एक EB3 वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन। इसकी मैं आपको हाईलाइट्स बताता हूँ। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर चाहिए। वहाँ का एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा जॉब, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और इस EB3 वीज़ा जो कि 3rd कैटेगरी है, जो कि अनस्किल्ड या अदर वर्कर्स कैटेगरी है, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 प्रोफेशनल्स, नंबर 2 स्किल्ड, और नंबर 3 अनस्किल्ड या अदर प्रोफेशनल्स। हम ऑफर कर रहे हैं अनस्किल्ड लेबर में। अच्छा, इसके लिए प्रोफेशनल होना या टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है? करेक्ट।
क्योंकि प्रोफेशनल और स्किल्ड में आपके पास यूएस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या स्किल सेट होना चाहिए। और सेकेंडली वो जॉब स्टैंडर्ड को मीट करना मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को वो ऐसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे जो इजीली ट्रांजिशन या क्रेडिट ट्रांसफर वहाँ पे हो जाए। और एक और वजह ये है कि हम प्रोफेशनल और स्किल्ड वीज़ा ऑफर नहीं कर रहे क्योंकि ये प्रेफर्ड होता है यूएस सिटीजन्स के लिए। अब चूंकि अनस्किल्ड वीज़ा में वहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है पोस्ट कोविड, इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। ये एम्प्लॉयर भी आप ढूंढ के देते हैं? करेक्ट। इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे जिस लॉ फर्म के साथ हमने कोलैबोरेशन की है उनके पास एम्प्लॉयर्स उनके नेटवर्क में हैं। अच्छा। एंड दे नीड पीपल, उनको यहाँ से लेबर चाहिए, लेबर की जरूरत है, और आप उनसे कनेक्ट करवा देते हैं एम्प्लॉयर से, और वो जब उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाता है वो चला जाएगा यहाँ से और वहाँ लीगल तरीके से नौकरी करेगा। कोई और का मसला नहीं है, ये नहीं है कि 6 महीने बाद वापस आना है या फीस भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस है और वन स्टॉप सोल्यूशन है। हम उनको एम्प्लॉयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको लीगल कंसल्टिंग भी दे रहे हैं। हमारे पास यूएस अटर्नीज हैं जो इनका केस प्रोसेस करेंगे, और हम यहाँ पे एम्प्लॉई की वेरिफिकेशन जो एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड होती है, हमारा ऑफिस जो HQ इमिग्रेशन कंसल्टेंट लाहौर में है वो एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन करके अगर इंटरव्यू रिक्वायर्ड है तो ऑनलाइन जूम पे इंटरव्यू करवाते हैं। इन मोस्ट केसेस इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा। और हमारे पास इसी तरह अनस्किल्ड लेबर की लेबर जॉब्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप द प्रोसीजर इज़, आप पहले जॉब सेलेक्ट करेंगे जो आपके रेलिवेंट फील्ड में है, उसके बाद आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई जो आप करना चाहते हैं, जो आप लगते हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट, विच इज़ डूएबल। अच्छा, इसमें एक मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो 3 हाईलाइट मैं बताना चाह रहा था। प्रोसेस इसका 2 साल का है, बिकॉज इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन्वॉल्व है यूएस का प्रोसेस, और जब तक डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेरीफाई नहीं करेगा एम्प्लॉयर को और साथ के साथ एम्प्लॉई को, तब तक यूएस इमिग्रेशन फॉर्म फाइलिंग नहीं हो सकती। तो 9 महीने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लेता है। आगे हम प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ केस प्रोसेस करते हैं। 15 दिन में USCIS केस फाइनल करके NVCA एक इदारा है, नेशनल वीज़ा सेंटर, वहाँ पे केस फॉरवर्ड करता है। वहाँ NVC 4 महीने में इस्लामाबाद या कराची काउंसलेट में एम्प्लॉय का केस फॉरवर्ड करता है, और वहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू स्केड्यूल है सिर्फ उसी की देर है। ये प्रोसेस 18 महीने से 24 महीने के अंदर सारा प्रोसेस। तो सक्सेस रेशियो कितनी है कि 2 साल इंतजार करें और उसके बाद पता चले वो रिजेक्ट हो गया? हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें दानिश भाई, ये विजिट वीज़ा नहीं है, ये इन्वेस्टर वीज़ा नहीं है, इसमें आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई चाहिए, वो अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी क्रेडिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को सबमिट करता है, जिसको PERM पर्म फाइलिंग कहते हैं। तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत फेयर चांसेस हैं अप्रूवल के। अच्छा, यानी कंफर्म है, यानी कि 95% हम कह सकते हैं। अगर आपका पर्म अप्रूव हो जाता है तो आपकी सक्सेस सॉर्ट ऑफ गारंटीड है। अच्छा, गुड। हसन साहब, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आ गए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जाने वाला ये तो पूछेगा कि भाई खर्चा कितना है मेरा, कुल कितना खर्चा होगा इसके लिए? देखिए, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। इस प्रोसेस में 2 साल लगते हैं और इट्स अ बिट एक्सपेंसिव इस सेंस में, क्योंकि इस हमारी वेबसाइट पे जो हमने फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा खर्चा अटर्नी फीसिस है। हमारी US लॉ फर्म के साथ कोलैबोरेशन है एंड दे चार्ज 12,750। वो वेबसाइट पे आपने सारा डिटेल में मेंशन की हुई है। तो एक बंदे का जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसका खर्चा है $18,515। ये टोटल वन टाइम एक्सपेंस है? ये 1-to-1 एक्सपेंस है, अदर देन एयर फेयर। इसमें लीगल फीस, USCIS की फॉर्म फाइलिंग फीस, ग्रीन कार्ड फीस और हमारी कंसल्टिंग फीस इसमें शामिल है। ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, इसका मतलब तो ये है कि 10 साल के लिए वो वहाँ रह सकता है, कोई इसको वापस नहीं भेजेगा? कोई वापस नहीं भेजेगा, लेकिन इस EB3 वीज़ा की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि आपने उस एम्प्लॉयर के साथ 1 साल काम करना है। कम से कम 1 साल आपने करना है। कम से कम 1 साल काम करना है। अगर आपको जॉब अच्छी लग रही है या आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही तो आप वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप फ्री टू वर्क एनीवेयर इन ऑल 50 स्टेट्स। और सिटीजनशिप के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? क्लाइंट को वहाँ पे 5 साल रहना है
5 साल की टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, तब वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होता। और 5 साल में मुसलसल रहना है या कुछ महीनों के बाद वो विजिट कर सकता है? इसमें चूंकि ये ग्रीन कार्ड प्रोसेस है और अमेरिका ये चाहता है कि उसके रेजिडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स वहाँ रह के इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें और वहाँ पे टैक्स फाइल करें, तो आपको 1 साल में टैक्स फाइलर होने के लिए एज अ रेजिडेंट 183 दिन 183 डेज वहाँ पे रहना है। तब आप टैक्स रिटर्न एज अ रेजिडेंट फाइल करेंगे। इसका मतलब हर साल 5 सालों में आपको हर साल 183 दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा। अच्छा, ये चूंकि वैसे तो हसन साहब आपने जैसे बताया कि लेबर नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, तो अक्सर लोग घबराते हैं कि जी अब हमें आइट्स करना पड़ेगा, हमें टॉफल करना पड़ेगा, जैसे यूके के लिए, कनाडा के लिए आपको करना पड़ता है, कनाडा के लिए टॉफल है, यहाँ यूएस के लिए भी टॉफल, तो इसके लिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं। नहीं, इसमें गुड थिंग ये है कि ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। अच्छा, वो भी नहीं चाहिए, ठीक। ना आपकी इंग्लिश सर्टिफिकेशंस चाहिए लाइक टॉफल और आइल्स और 7+ बैंड्स, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज एप्लीकेंट कन्वर्सेशनल इंग्लिश को कंटिन्यू कैरी कर सके, यानी कि बेसिक लेवल की जो है इंग्लिश हो के आप आपस में गुफ्तगू कर सकें, अपनी बात समझा सकें, दूसरे की बात समझ सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपका कॉन्सुलेट में वीज़ा ऑफिसर के साथ इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। और वो जब तक वो मुतमईन नहीं होते कि ये अपने एम्प्लॉयर के साथ गुफ्तगू सही तरीके से कर सकता है, उसकी बात को समझ सकता है, एम्प्लॉयर के साथ भी और पीयर एम्प्लॉइज के साथ भी। ये ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर आपको वहाँ जाके ये कहे कि यार चाहे 6 महीने के लिए इंग्लिश कोर्स करके आओ, ना वो आपके लिए फिजिबल रहेगा ना एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि उसने आपसे वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो मेंशन थी वो लेनी है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये भी चीज़ है ना कि लेट से अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो प्रोसेस का आपने बताया कि 2 साल है, तो 2 साल से बिग टाइम, वो 2 साल में इतनी टूटी फूटी अंग्रेजी तो सीख ही लेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखें आपके पास अगेन एप्लीकेंट फॉर्म फाइलिंग डेट से लेके वीज़ा मिलने तक 18 से 24 महीने का वक्त दरकार है। तो 6 मंथ के 1 ईयर के स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको हम बहुत रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि वो कर ले, ताकि वीज़ा इंटरव्यू जो इंग्लिश में होगा वहाँ पे आके कोई एम्बिग्विटी या कोई सक्सेस रेट को मिनिमाइज करने वाली बात ना रहे। अच्छा, मेरे जहन में एक थोड़ी सी कैजुअल सी बात आ गई है कि अगर इंग्लिश मूवी सबटाइटल्स के साथ देखें तो उससे भी काफ़ी लिसनिंग और रीडिंग अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सीएसएस स्टूडेंट्स को हम और उनके प्रोफेसर यही रिकमेंड करते हैं। जी हाँ, बस ये स्पोकन में थोड़ा सा है। एग्जैक्टली, छुट्टी वाली प्रैक्टिस ऑनलाइन। अब एआई बेस इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें करें, फ्री की सब्सक्रिप्शंस हैं, आप जुमला लिखें वो स्पोकन इंग्लिश करेगी और आप उसका रिप्लाई करें। अच्छा, तो ये बड़ी आसान चीज़ होगी। अब ये इंग्लिश से तो हमें समझ आ रहा है कि मुझे तो अभी तक बात से लग रहा है कि चूँकि लेबर जॉब्स हैं, नॉन टेक्निकल है, तो इसमें एजुकेशन या क्वालिफिकेशन का तो अमल दखल होगा नहीं। फिर भी अगर है तो बता दें कितनी मिनिमम हम रिक्वायर्ड है। प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरमीडिएट यहाँ पे होना चाहिए। FA पास अमेरिका में जाके नौकरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और इसके लिए कोई और लंबी चौड़ी किसी चीज़ की कोई लंबी चौड़ी प्री रिक्विजिट्स नहीं है, रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको पेशेंस के साथ 2 साल का वेट करना है। हम आपको केस जिस तरह नेक्स्ट फेज में जाएगा आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस तरह नौकरियों को बता दें किस किस किस्म की वहाँ पर जॉब्स हैं। नर्सिंग की तो मैं देख रहा था, इसके अलावा और कौन सी टाइप्स हैं? 2-4 मेजर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ, इस वक्त रजिस्टर्ड नर्स और केयर गिवर्स की वहाँ पे इंतहाई शॉर्टेज है और बड़ी हैंडसम अमाउंट है, 4 से 5 हज़ार डॉलर पर मंथ, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रजिस्टर्ड नर्स की ये स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन इसको क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स और एक NCLEX का NCLEX का एग्ज़ाम पास करना होता है और वहाँ जाके आपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करने हैं एंड द जॉब इज़ योर्स। अदरवाइज हमारे पास जो जॉब्स लेबर कैटेगरी हैं उसमें केयर गिवर है, अच्छा, उसमें सैनिटेशन टेक्नीशियंस हैं, विंडो कमर्शियल क्लीनिंग के लिए जिसको जैनिटर वहाँ पे बोलते हैं, कमर्शियल क्लीनिंग जॉब्स हैं, उसमें फैक्ट्री वेयर हाउसिंग जॉब्स हैं और रेस्टोरेंट जॉब्स हैं, और भी जॉब्स आती जाती रहती हैं। सो आप क्लाइंट हमारी वेबसाइट्स विजिट करते रहें रेगुलर बेसिस पे और वहाँ पे यही लेबर जॉब। आप वो नीचे वैसे इनकी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास आ ही होगा, देख सकते हैं। एक्सपीरियंस भी चाहिए कोई काम का रेलिवेंट? नर्सिंग में तो चाहिए होगा, इसके अलावा नहीं, एज सच कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए ये इतनी कॉमनली डूएबल जॉब्स हैं कि हम यही काम घर में अपने वालिदैन के बुजुर्गों के केयर गिविंग कर रहे होते हैं। हम वेयर हाउसिंग में किसी अपनी ही बिजनेस में वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। कितना पर मंथ कमा सकता है वहाँ जाके इंसान?
देखिए मिनिमम ये वेज रेट वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर डिसाइड करता है। और एक अच्छी बात ये है कि ये वहाँ के एम्प्लॉयर को एडवांटेज नहीं लेने देते कि अगर आप फॉरेन कंट्री से एम्प्लॉय बुला रहे हैं तो उसको कम वेज दें। उन्होंने मिनिमम वेज सेट की होती है, स्टार्टिंग $2000 पर मंथ, लेकिन ये बड़ी बेसिक जॉब है और आपको 1 साल करनी है। 1 साल के बाद यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर। आपको यूएस का 1 साल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा ओपन मार्केट में फिर आप, और आप इजीली 3000, 4000, $4500, $5000, और अगर कोई यहाँ से अच्छे स्किल सेट रखता है, एकेडमिक्स उसके अच्छे हैं, ग्रेजुएट है यहाँ से, मास्टर्स है, तो वहाँ जाके अपनी फील्ड में वो बड़ी इजीली अपनी जॉब हंट करके $4-5 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग ले सकता है। इसका मतलब शुरू में भी आप जाए तो मिनिमम वेज जो है आपको पाकिस्तानी 5 लाख रुपए तो बनते ही हैं, ऐसे ही है ना? करेक्ट, यस। कम से कम 2000 भी हो तो सारा कुछ निकाल उसके बाद आप ओवर टाइम लगाते हैं। ओवर टाइम है। और इसमें एक जो बड़ा एडवांटेज है, अगर आप मैरिड हैं तो प्राइमरी एप्लीकेंट को 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी स्पाउस मेल या फीमेल, वो शी और ही इज़ ओपन टू वर्क एनीवेयर। अच्छा, वो फुल टाइम अपने स्किल सेट पे जॉब कर सकता। रिसेंटली एक क्लाइंट आया एंड ही इज़ अ मार्केटिंग गाय, उसकी वाइफ यहाँ पे डॉक्टर है, तो वो वहाँ पे जाके USMLE का एग्जाम दे और डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी $1.5 लाख $1.5 लाख जी। और वो उसमें कर रही हैं, वो फ्री है, कर सकते वो फ्री हैं। अच्छा, इसमें अब ये चूंकि स्पाउस की बात हो गई या बच्चों की, उसमें कितने चाहिए? न्यू ईयर के हमने बताया कि 18,000 समथिंग डॉलर, तो उसमें जो स्पाउस है या बच्चे हैं उनकी कितने होंगे? एवरी एडिशनल डिपेंडेंट के $1500 आप ऐड इसमें फीस में करना। $1500 करेक्ट। फैमिली ऑफ 2 हस्बैंड वाइफ के $20,000 लगेंगे। $20,000 में आप हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं। और बच्चे हैं, मिसाल के तौर 2 बच्चे हैं तो आपको $3,000 ऐड कर लें तो ग्राउंड अबाउट $24,000 में आपकी फैमिली ग्रीन कार्ड हो जाए। पूरी फैमिली आप अमेरिका मुंतकिल कर सकते हैं ग्रीन कार्ड। ना सिर्फ वहाँ पे आप जाएंगे, आपकी किड्स की एजुकेशन फ्री है। वहाँ पे आप किड्स स्कॉलरशिप, अगर कॉलेज गोइंग हो जाते हैं तो किड्स स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल एड मिल सकती है। हसन साहब, वैसे हमने तो अब तक ही सुना है, एक तासुर है कि अमेरिका जाना बड़ा मुश्किल है। आप जो बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि यूँ चुटकी बजा के अमेरिका जाया जा सकता है बड़े आसानी से। देखिए, EB3 वीज़ा 2001 से डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने ये लॉन्च किया हुआ। इससे पहले नहीं थी ऐसी कोई? इससे पहले कोई स्कीम नहीं थी, और बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज ये बड़ा आसान हो गया। कोविड के बाद काफी मसाइल हुए है ना? यस। और क्योंकि हम लोगों को इस वीज़े के बारे में पता नहीं है, आम कंसल्टेंट को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों ने फिर खुद से सोच लिया कि नहीं बहुत मुश्किल है, सिर्फ वो ट्राई भी नहीं करते। करेक्ट, यस। अच्छा, स्टेट्स के बारे में बताएं हसन साहब, कौन कौन सी स्टेट्स हैं अमेरिकन जहाँ पर एम्प्लॉयर हैं या जहाँ पर पाकिस्तान से लोग जा सकते हैं, जॉब्स हैं जहाँ पर, आसान लफ्जों में कह लें? हमारे पास इस वक्त 6 से 8 स्टेट्स में एम्प्लॉयर्स हैं, जिसमें वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, इलिनॉय, मिशिगन और इस तरह की और स्टेट्स हैं, प्राइमरी मोस्ट पॉपुलेटेड जहाँ पर जॉब्स हैं पाकिस्तानियों के लिए। करेक्ट। अच्छा, एज लिमिट बड़ा ज़रूरी है, इसमें बताएं कि कितनी मिनिमम एज हो या मैक्सिमम कितनी एज तक जा सकते हैं? देखिए, मिनिमम एज 21 रिक्वायर्ड है और फिजिकली फिट हो, क्योंकि लेबर स्किल वीज़ा है तो वो देखते हैं कि क्या ये मेडिकली और लीगली। और मेडिकल टेस्ट वगैरह भी मेरे ख्याल से डेफिनेटली। हाँ जी, वो यूएस इमिग्रेशन का, क्योंकि ग्रीन कार्ड है और हर इमिग्रेंट वीज़े के लिए मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम एज लिमिट वैसे 50 है, और अगर एप्लीकेंट ये समझता है कि वो 53 का होके ये लेबर वीज़ा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा, तो वो मेडिकली फिट है तो वो अप्लाई कर सकता है 53 तक। यस, एलिजिबल है। हसन साहब, ग्रीन कार्ड मिलेगा कब? ये जिस तरह से आपने कुछ पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि 1 साल के लिए आप बाउंड हैं, उसके बाद आप अपना बिजनेस करें, अपना कोई और नौकरी करें या अपने स्किल्ड जॉब करें, इट्स अप टू यू। तो ग्रीन कार्ड क्या उस 1 साल के बाद मिलेगा या उससे पहले मिल जाएगा? अच्छा, ये बड़ी अच्छा सवाल है, उसमें लोगों की बड़ी क्यूरीज और मिसकंसेप्शन है। ये इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा जब आप यूएस में लैंड करते हैं तो राइट अवे यू कैन अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड। अच्छा, इस वक्त डिपार्टमेंट में थोड़ा लोड है तो वो 5 से 6 महीने ले रहा है, अदरवाइज 3 से 4 महीने में इजीली मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जैसे ही एप्लीकेंट लैंड करता है उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर असाइन किया जाता है और वो ऑथराइज टू वर्क है। बहुत शुक्रिया हसन साहब। तो यकीनी तौर पर नौकरियों के बारे में तो हमने बहुत कुछ बताया। अब आपके जहनों में होगा कि अगर आप कारोबार अमेरिका में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए जनाब हम चलते हैं असद अब्बास साहब के पास, जो कि प्रिंसिपल अटर्नी हैं और पाकिस्तान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं, और वहाँ से जानते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह से अमेरिका में आप अपना कारोबार चला सकते हैं।
वैसे तो हसन साहब ने बड़ा डिटेल में बता दिया कि अमेरिका में नौकरियां हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब कोई नौकरी नहीं करना चाहता, उसका पैसा बड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है अमेरिका में, उसके लिए कोई आसान रास्ता बताएं, कौन सी वीज़ा कैटेगरी इसके लिए है? उसके लिए यूएस गवर्नमेंट नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इशू करती है, और E1 E2 इन्वेस्टर ट्रीटी वीज़ा, जिसमें पाकिस्तान की ट्रीटी है यूएस गवर्नमेंट के साथ। और इसमें आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि जो हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, वो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान बिल्कुल है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंडियन जितने मर्जी पैसे हैं उसके पास, वो E2 इन्वेस्टर वीज़ा की अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता। और ये जैसा कि बताया कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका स्पाउस और आपके डिपेंडेंट्स अंडर द एज ऑफ 21 विल बी accompany यू इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो आपके जो स्पाउस हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, और ही और शी विल बी ऑथराइज्ड टू वर्क इन 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और जो आपके डिपेंडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे स्कूल एजुकेशन के, और ये तमाम तर पर्क्स उनको मिलेंगे। तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिसके लिए E1 E2 के लिए वो एलिजिबल हो सके? 150,000 USD आपको रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की। आप US वीज़ा एक्वायर करते हैं इनिशियली 2 इयर्स का, और ये एक्सटेंडेबल है आफ्टर एवरी 2 इयर्स। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की प्रॉफिट सिचुएशन क्या है। एज लॉन्ग एज आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ये एक्सटेंडेबल है वीज़ा। ठीक है, आप इसको जितना मर्जी टाइम के लिए आप जो एक्सटेंड करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हर 2 साल के बाद। हाँ जी, बिल्कुल। तो असद साहब, ये जाहिर है आप कंसल्टेंसी तो देते ही हैं, टैक्सेशन भी आप देखते हैं, साथ साथ कोई बिजनेस हंट और या गाइडलाइन भी देते हैं, क्योंकि जो यहाँ शख्स है उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं वहाँ जाके कौन सा बिजनेस करूँ, तो क्या उसमें भी गाइडलाइन करते हैं कि इस स्टेट में ये वाला बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है? जी डेफिनेटली दानिश भाई, हमारी लॉ फर्म जो सर्विसेज दे रही है उसमें ना सिर्फ हम लोग आपको E2 वीज़ा प्रोसेस करते हैं, बल्कि साथ में हम बिज़नेस हंट करते हैं, उसकी तमाम तरह फाइनेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी, और वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं बिजनेस। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा डेफिनेटली हम आपको वही एडवाइस करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह सारा प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और साथ साथ जो बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, रजिस्ट्रेशन, ITN और बाकी सारी चीज़ें, उसमें भी आप गाइड करते हैं? ये गाइडलाइन के अलावा हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा E2 में। सही। और एक और चीज़ कि जैसे रुपए की डिवैल्यूएशन हो रही है उधर टाइम बाय टाइम, तो ये मेरी एडवाइस भी है पाकिस्तान में जो बिज़नेस कर रहे हैं, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पैसे की डिवैल्यूएशन मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट्स है, वो डॉलर्स में हो रही है। दूसरी चीज़, आपके इंडिविजुअल प्रॉफिट के साथ साथ अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। जाहिर है, जब आप पैसा यहाँ पर भेजेंगे डॉलर की फॉर्म में, तो वो पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होंगे। अच्छा, कैपिटल को हम निकाल लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है, इसके अलावा जो खराजात उसके आते हैं, प्रोसेस फी, आपकी कंसल्टेंसी सर्विस चार्जेस, वो तकरीबन लमसम कितने बनते हैं जो अदा करने होते हैं? दानिश पे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20,000 USD अमाउंट हमारी कंसल्टिंग फ़ी है, जिसमें अटर्नी फीस है और फाइलिंग चार्जेस हैं। सिर्फ इसमें ये नहीं कि हम एडवाइस देंगे $20,000 ले लेंगे, ये कंप्लीट प्रोसेस की, जिसमें वीज़ा फाइलिंग, बिजनेस हंटिंग और तमाम तो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हम उसको करेंगे कंप्लीट, उसके चार्जेस। यानी कि इन्वेस्टर को किसी कागजी कार्रवाई में उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ जी, डेफिनेटली। अब ये विजिट वीज़ा और जो एक आर्जी तौर पर कारोबारी वीज़ा होता है, उसके लिए क्या होता है? जी बिल्कुल, B1 B2 कैटेगरी को भी हम डील कर रहे हैं, जिसमें आपको विजिट वीज़ा दिया जाता है, टूरिस्ट विजिट वीज़ा और बिजनेस विजिट वीज़ा। सही। और स्टूडेंट के लिए भी, जिस तरह से हमने आगाज़ में बात की थी हसन साहब से, हाँ जी, तो चले आपसे भी पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट अगर जा रहा है, जनरल स्टूडेंट है, वो वाकई पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या आपके पास? डेफिनेटली हमने जो वीज़ा सर्विसेज गाइड की हैं पहले, वो पाथवे था अगर आप US में जाना चाहते हैं।
यानी कि अदर देन स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, एक बड़ी चीज़ जेन्युइन होती है ना कि एक शख्स जाता है वो एम्प्लॉयर के पास है या जॉब हंटिंग के लिए जा रहा होता है, यहाँ से वो स्टूडेंट बन के जाता है, उसका तो बेहतरीन सोल्यूशन बनाया कि जब आपने जाने कमाने के लिए स्टूडेंट बन के क्यों जाना है, जी जेन्युइन तरीके से जाए। अब एक दूसरा है कि लेट्स से स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट बन के जाना चाहता है, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेंसी देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, हम कंप्लीट गाइड भी करते हैं, उनका वीज़ा भी प्रोसेस करते हैं फॉर F1 स्टूडेंट वीज़ा। तो अमेरिका का वीज़ा, खास तौर पे विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है? देखिए दानिश भाई, ये हमारे क्लाइंट्स जो कि जनरल पब्लिक भी है, वो एक बड़ा उनके कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये। लोग समझते हैं कि शायद अमेरिका का विजिट वीज़ा बहुत मुश्किल है या नहीं मिलता। अगर आप जेन्युइन हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फ्रीलांसर्स है मौजूद है, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको अगर तो आपका केस प्रॉपरली फाइल किया गया है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट वीज़ा देती है। और हमारी लॉ फर्म की एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात ये है कि हम जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो एक्स वीज़ा ऑफिसर से करवाते हैं। अच्छा, ताकि मैक्सिमम चांसेस हों आपके विजिट वीज़ा के। तो हर किस्म का प्रोफेशनल इजीली विजिट वीज़ा पे जा सकता है, सहाफ़ी है, वकील है, डॉक्टर है, सब जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली, अगर वो जेन्युइन केस, अगर जेन्युइन केस है, और तकरीबन सारे जेन्युइन केसेस होते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वीज़ा फाइलिंग की वो कैसे वो एक प्रॉपर वे में हो, और एक कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो फिर हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना रहे केस फाइलिंग में। इट टोटली डिपेंड करता है कि आपका केस परसू किस तरह हो। तो क्या सक्सेस रेशियो है आपके जो विजिट वीज़ा के लिए फाइल करते हैं, कितने % चांसेस होते हैं कि वीज़ा लग जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो फर्म की तरफ से विजिट वीज़ा की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, वो मोर देन 80% है। गुड, चले, बहुत शुक्रिया। असद अवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो ना सिर्फ हमने कारोबार के बारे में बल्कि नौकरी के बारे में और विजिट वीज़ा के बारे में भी आपको बड़ी डिटेल से बताया। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।